नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएड करने के बाद ऐसा कौन सा कोर्स है जो करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी होते हैं, जो डीएलएड करने के बाद उनके लिए कौन सा कोर्स करना अच्छा होगा। यानी आपको ये बता दें कि इस वीडियो में आप ये ज़रूर जान लेंगे कि आखिर बीएड करने के बाद क्या करना चाहिए, एवं साथ ही साथ यदि आप डीएलएड भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप बीएड करने के बाद यह कोर्स या डीएलएड करने के बाद आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है एक गलत दिशा की ओर जा भी सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रूप से इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बीएड और डीएलएड यदि आप कर चुके हैं तो आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। क्या बीएड करने के बाद आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या बीएड करने के बाद आपको कुछ ऐसे कोर्स करना चाहिए जिसके लिए करने के बाद कहीं ना कहीं आप जो है आगे आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा। यानी बीएड करने के बाद आप यदि सोच रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षक बन सकते हैं और उसी पे लगे हैं और आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह आपकी मूर्खता को साबित करता है। तो चलिए हम आज ये आपको बताएंगे कि आखिर बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद आपको ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि आप के लिए बेहतर होगा। तो चलिए आपको हम बताएंगे उस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें ले ऑप्शन यहाँ मैं स्क्रीन पे दे रखा हूँ, जो बीएड करने के बाद एमए इन एजुकेशन करना सबसे बेहतर है। तो इसके बारे में हम बताएंगे जो आखिर क्यों एमए इन एजुकेशन जो है सबसे बेहतर होता है, क्या इसका है, क्या इसकी आवश्यकता है आखिर एमए इन एजुकेशन। क्योंकि आपको पता ही होगा, आपके मन में भी ये सवाल उठ गया होगा कि एमए इन एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। तो हम फ़ायदा भी बताएंगे कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है और क्या एमए इन एजुकेशन करने के बाद जो है वो एमएड के इक्विवेलेंट माना गया है या नहीं। यानी बीएड करने के बाद यदि एमएड करना आप सोच रहे हैं तो आपके लिए वो कितना कारगर है, क्या आपके लिए वो फायदा है या नहीं है, क्या डीएलएड अभ्यर्थी एमए इन एजुकेशन कर सकते हैं या नहीं। इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक यदि देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही यह वीडियो इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि डीएलएड वाले को यह करने से क्या फ़ायदा हो। तो खासतौर पर डीएलएड और बीएड जो किए हैं उन्हीं के लिए हम बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ गया होगा कि एमए इन एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं फ़ायदा की बात करने जा रहा हूँ। आप देखें, सबसे पहले इसमें हम बात यदि कर ले तो आप यहाँ देख सकते हैं सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 10/1/2020 को आया था। और क्या कुछ इसमें नोटिफिकेशन है वो आपको हम बता देते हैं, जो एमए इन एजुकेशन करने से क्या फ़ायदा होता है। यह नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ सिक्किम का है, लेकिन इस तरह का नोटिफिकेशन कई बार आप लोगों के सामने आता है लेकिन आप लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। बिहार में भी ऐसे वैकेंसी निकलती हैं एवं सभी राज्यों में इस तरह का नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं। आप एमएड को देख करके इस वैकेंसी को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले तो जितने भी पोस्ट हैं यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ जो है उसका क्वालिफिकेशन दे रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी लेक्चर हैं सबका पोस्ट जो है कितने कितने वो हैं। सभी राज्यों में अलग अलग ये पोस्ट की संख्या होती है। आप देख सकते हैं जो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि लेक्चर आप बनेंगे तो मास्टर डिग्री कंपलसरी है। और मास्टर डिग्री रखने के बाद जैसे कि आप ऑप्शन 2 में स्पष्ट तौर पे यहाँ देख सकते हैं जो एमएड, हाँ यहाँ स्पष्ट तौर पे देखें एमएड और एमए एजुकेशन। कहीं ना कहीं आपके मन में अब जो सवाल था वो खत्म हो गया होगा कि एमए इन एजुकेशन करने से क्या फ़ायदा है। आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं जहाँ पे एमएड चाहिए वही यदि हम बात करें आपके पास एमए इन एजुकेशन है तो भी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा एमएड करने के लिए जो है आपके पास जो है आर्थिक रूप से मजबूती होना जरूरी है, क्योंकि आप पता ही होगा कि एमएड के लिए बहुत सारे पैसे कॉलेज लेते हैं। ऐसे में एमए इन एजुकेशन कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे कि आप जितने भी पोस्ट देख रहे हैं सब में जो है
एमएड और एमए एजुकेशन का बात किया गया, यानी यदि आपके पास एमए इन एजुकेशन भी है तो इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। और ऐसा ही वैकेंसी कई बार बिहार में भी एवं अन्य राज्य में भी देखने को मिलता है। वही यदि आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यदि हम सोशल साइंस का बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर सोशल साइंस, यदि उसमें एक सीट है और उसकी बात करें तो यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं जो मास्टर डिग्री हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और वित्त, इसके साथ देखिए स्पष्ट तौर पे एमएड का होना जरूरी है। या यदि आपके पास एमएड नहीं है और यदि आप एमए इन एजुकेशन कर रखा है तो फिर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी आपके पास बीएड का डिग्री होते हुए भी इस आवेदन को नहीं भर सकते हैं। लेकिन यदि आप एमए इन एजुकेशन कर लेते हैं तो फिर इस सभी पोस्टों पर आप जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। थाना इंफॉर्मेटिव वीडियो आप समझ गए होंगे कि एमए इन एजुकेशन करने से क्या फायदा है। ऐसा ही बहुत सारे राज्य में फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन आपको जो है उस तरह की जानकारी नहीं होने के कारण आपको इस तरह की सूचना नहीं मिल पाता है। डीएलएड साथी भी सोच रहे होंगे तो आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख ले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बीएड और डीएलएड का भी बात किया गया है यदि, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आपको यदि एमफिल या पीएचडी है वो भी, यानी कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थी भी यदि एमए इन एजुकेशन कर लेते हैं तो उनके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण यह कोर्स होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डीएलएड अभ्यर्थी एमए इन एजुकेशन कर सकता है? यदि बीएड अभ्यर्थी कर सकता है तो क्या डीएलएड अभ्यर्थी नहीं कर सकता है? क्या उसकी क्वालिफिकेशन है आखिर एमए इन एजुकेशन? अब आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा कि हाँ ठीक है, एमए इन एजुकेशन कर लेना चाहिए, लेकिन कहाँ से करना चाहिए, कब इसका फॉर्म आता है, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम चलिए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि एमए इन एजुकेशन का जो ईयर होता है, यानी इसका जो अधिकतम वर्ष की तो नहीं लेकिन न्यूनतम हम बात करें यदि, तो ये 2 वर्ष का कोर्स है एमए इन एजुकेशन। सबसे पहले आपको ये भी बता दें, एमए इन एजुकेशन आपको 2 वर्ष का होता है। वही यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी के तो आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, वो भी डिस्टेंस मोड से ये कराया जाता है। वैसे बहुत सारे इग्नू भी हैं, लेकिन यदि आपके लिए बेहतर होगा कि, क्योंकि आपको ये भी बता दूं मैं भी इसी यूनिवर्सिटी इस बार जो है मेरा एमए इन एजुकेशन फाइनल ईयर था जिसका एग्जाम भी हो चुका, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में सूचना दे दूं, क्योंकि एमए इन एजुकेशन का जो है एडमिशन के लिए जल्द ही आप फॉर्म इसका आवेदन लिया जाएगा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एमए इन एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम है उसके लिए आप देख सकते हैं जो जनवरी सेशन के लिए फॉर्म आया था और उस टाइम में जो है इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का जो है करना था, लेकिन इस बार भी जो है इसका फॉर्म फिलअप अभी नहीं आया। मैं आपको इसके लिए स्पेशल जो है वीडियो बना के डाल दूंगा जैसे ही इसका फॉर्म आएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकॉन भी दबा ले, जिससे कि इसी तरह यदि लेटेस्ट अपडेट कोई भी आएगा तो हम आपको देंगे। अब बताते हैं जो इसमें आखिर सिलेक्शन होता कैसे है। तो जैसे कि आपने यहाँ देख रहा है जो एमए इन एजुकेशन जुलाई 2 सत्र इसमें चलता है, एक जनवरी और दूसरा जुलाई सेशन। तो जुलाई सेशन में 19-21 का जो सत्र था उसमें जो जितने भी अभ्यर्थी थे यानी इसमें आवेदन किए थे नामांकन के लिए, तो इससे पहले इसकी जो है वो मेरिट लिस्ट का निर्माण होता है। अब आप सोचते होंगे मेरिट लिस्ट का निर्माण होता कैसे है, तो आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि बीएड या ग्रेजुएशन, यानी जो डीएलएड अभ्यर्थी है यदि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। साथियों ये भी बता दूं आपको कि मैं भी डीएलएड किया हूं और मैं भी जो है वो साथ ही साथ जो है ये भी एमए इन एजुकेशन कर रखा हूँ, साथ ही मैंने बीएड भी कर रखा हूँ। लेकिन आपको बता दें कि एमए इन एजुकेशन जो मैं किया था तो ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर किया था। तो यानी यदि आपके पास बीएड होगा तो बीएड के साथ आप आवेदन करेंगे, और नहीं यदि आपके पास डीएलएड है तो आप ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी बता दूं जिनको ग्रेजुएशन में जो है कम नंबर है और बीएड में अधिक नंबर है तो वो बीएड से ही आवेदन करेंगे, लेकिन जिनका बीएड में कम है और ग्रेजुएशन में अधिक है वो बीएड अभ्यर्थी भी ग्रेजुएशन से ही आवेदन करें। क्योंकि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं उस बार जितने अभ्यर्थी जो है आवेदन किए थे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को
अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वह इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके लिए जो है आपको जो है आवेदन करना होगा, और आवेदन करने के बाद यदि आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो फिर आपको नामांकन के लिए बुलाया जाएगा। नामांकन के लिए जो आपको फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपये लगेंगे, वही सेकेंड ईयर की हम बात करें तो 10,000 रुपया वहाँ भी आपको लगेंगे। फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम होगा 8 पेपर का, और सेकेंड ईयर में भी 8 पेपर, और टोटल इसमें जो है आपको 1600 नंबर का एग्जाम होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या कुछ इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं यदि, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।